गुड इवनिंग बच्चों। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने 120 गोल्डन रूल्स को। और आज हम लोग रूल 13 को देखेंगे, ठीक है ना। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन का एक क्लास आपका हो चुका है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन का दूसरा क्लास है। विश्वास कीजिए, आप एक बार रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ लीजिए पूरा, रिलेटिव प्रोनाउन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी देते हैं। आप रिलेटिव प्रोनाउन एक बार यहाँ से पढ़ लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, डिटेल में आपको बतला देंगे, ठीक है ना। एक बात और, हम लोग जो रूल पढ़ रहे हैं ये हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हम लोग 4-5 रूल को पढ़ लिए, ऐसा नहीं है। एक दिन में हम लोग एक ही रूल को पढ़ते हैं एक दिन में एक ही रूल को पढ़ते हैं। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि एक रूल को पढ़ने में हम लोगों को 2-3 दिन लग जाता है, ठीक है। तो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, इस बात का विश्वास रखिए। सिर्फ आप पढ़ लीजिए एक बार, देखिए आपसे एक भी क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउन से नहीं छूटेगा, या जो कोई भी रूल हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं उस रूल से रिलेटेड अगर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो उससे आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने रूल को। पहला हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का एक पार्ट हम लोग देख चुके हैं, आज हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में जो एक पार्ट हम लोग देख चुके हैं उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, जल्दी जल्दी में रिवाइज करते हैं कि पहले रिलेटिव प्रोनाउन के फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उसको जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग रिवाइज करते हैं। तो देखिए हमने ये पढ़ा था, आपको याद होगा कि हमने इस चीज को पढ़ा था। एक मिनट ध्यान दीजिए, हमने ये चीज पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ये 4 आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये 4 रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ये देखिए रिवीजन है, रिवीजन ऑफ पार्ट 1, ये आपका रिवाइज करवा देते हैं कि पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउन आपका 4 होता है, हु, हुम, व्हिच और दैट। ये 4 और भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन मेनली ये 4 आपके बेस रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि ये जो आपका हु है, ये हु आपका जो होता है, ये हु आपका सब्जेक्ट होता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है ये आपके सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। ये जो आपका हुम लिखा हुआ है, ये हुम आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। और ये जो व्हिच और दैट है ये आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये दोनों चीज होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका दोनों होता है। कहां पर सब्जेक्ट होगा और कहां पर ऑब्जेक्ट होगा इस चीज को हम लोग बाद में देखेंगे। ये व्हिच और दैट आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है, क्लियर है। उसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो हु होता है, इस हु का यूज जब भी हम लोग करते हैं तो किसी न किसी पर्सन के लिए करते हैं। कोई ना कोई व्यक्ति होगा, पर्सन होगा, लिविंग बीइंग होगा, उसके लिए हु का यूज करेंगे। और ये जो हुम है सेम यही चीज है, हुम का यूज भी हम लोग पर्सन के लिए ही करते हैं। और ये जो व्हिच है, व्हिच का यूज हम लोग थिंग्स के लिए करते हैं, नॉन लिविंग के लिए। इसका यूज जब भी हम लोग करते हैं तो थिंग्स के लिए करते हैं। और ये जो दैट है इसका यूज दोनों के लिए करते हैं, इसका यूज हम लोग पर्सन के लिए भी करते हैं और इसका यूज हम लोग थिंग्स के लिए भी करते हैं। पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये 3 रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा होता है जो सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। तो ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन आपका ऐसा है जिसका यूज हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा है जिसका यूज हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। और अगर ये सब्जेक्ट है तो कोई भी सब्जेक्ट बिना वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होता है। अगर ये तीनों सब्जेक्ट है तो इसको एक वर्ब चाहिए, यानी कि अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसको एक क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके ठीक पहले कोई ना कोई एक नाउन या प्रोनाउन जरूर लिखा हुआ रहेगा। कोई ना कोई एक नाउन या प्रोनाउन आपका यहां पर जरूर लिखा हुआ रहेगा और इस नाउन या प्रोनाउन को हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं। इस नाउन या प्रोनाउन को हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं। और ये जो वर्ब आता है ये वर्ब आपका हमेशा ही एंटीसीडेंट के अनुसार आता है। अगर एंटीसीडेंट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है और एंटीसीडेंट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होता है। ये सब हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ओनली लिखा हुआ रहेगा, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ओनली लिखा हुआ रहेगा तो ओनली के ठीक बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ रहेगा
ओनली के ठीक बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ रहेगा तब वर्ब का यूज जो होता है उसी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होने लगता है, तब उस एंटीसीडेंट के अनुसार नहीं होता है, तब वर्ब का यूज इसी के अनुसार होने लगता है, तब इसके अनुसार वर्ब का यूज नहीं होगा, तब इसी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का यूज होगा। और अगर ओनली लिखा हुआ है तो ओनली के साथ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज होता है। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हमने एक चीज और पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन अगर कहीं भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, अगर कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दो काम करेगा। एक काम तो ये हमेशा कंजंक्शन का करता है, रिलेटिव प्रोनाउन जितना होता है वो कंजंक्शन होता है, और दूसरा काम करता है कि ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा। ये हमेशा ही दो काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन एक तो काम करेगा कि कंजंक्शन होगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा, और एक काम करता है कि वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा, दोनों काम करेगा। अब एक बात और समझिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन जो क्लॉज बनाता है, रिलेटिव प्रोनाउन जब कंजंक्शन होगा और रिलेटिव प्रोनाउन जो क्लॉज बनाएगा उस क्लॉज को हम लोग कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। और जितना भी रिलेटिव क्लॉज होता है वो सब का सब आपका एडजेक्टिव का काम करता है, ये हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। अगर एक ही सेंटेंस है तब एक सेंटेंस में किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। एक सेंटेंस में किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, तो एक सेंटेंस में किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आइए, अब देखिए, अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए हमने दो सेंटेंस लिखा, ये हमने दो सेंटेंस लिखा है, ही सेंट ऑल हिज फर्नीचर टू पटना व्हिच ही हैड बॉट इन चेन्नई। और दूसरा हमने लिखा यस्टरडे आई सॉ श्याम्स प्रेजेंटेशन हु इज माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना। हमने ये सेंटेंस लिखा है। आप इस दोनों सेंटेंस को देखिए और देखकर बताइए क्या ये दोनों सेंटेंस सही है या गलत है, ठीक है ना। जल्दी से 5 सेकंड का समय दिए आपको और जल्दी से देखकर बताइए तो ये सेंटेंस सही है या गलत है। जल्दी से देखकर बताइए तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो समझिए। अब हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप दोनों सेंटेंस को देखिएगा तो देखिए ये वाला पोर्शन आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर व्हिच जो लिखा हुआ है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पर ये जो हु लिखा हुआ है ये भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ये दोनों आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। हमने आपसे क्या कहा था कि अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसका कोई ना कोई एंटीसीडेंट होगा। रिलेटिव प्रोनाउन का कोई ना कोई एंटीसीडेंट होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट वही नाउन या प्रोनाउन होता है जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। फिर से समझिएगा, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए जरूर हुआ होगा, और जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है वही नाउन या प्रोनाउन उसका एंटीसीडेंट होता है। क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि ये व्हिच का यूज यहां पर किसके लिए हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए लिखा हुआ ही सेंट ऑल हिज फर्नीचर टू पटना व्हिच ही हैड बॉट इन चेन्नई, जिसे उसने चेन्नई में खरीदा था। जिसे चेन्नई में खरीदा था मतलब किस चीज को चेन्नई में खरीदा था, तो फर्नीचर को चेन्नई में खरीदा था। तो ये जो ऑल हिज फर्नीचर लिखा हुआ है ये ऑल हिज फर्नीचर, ये ऑल हिज फर्नीचर इसी के लिए व्हिच का यूज हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इस व्हिच का यूज हुआ है इस ऑल हिज फर्नीचर के लिए, तो इसका मतलब ये ऑल हिज फर्नीचर इसका क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। यहां पर ये वाला पोर्शन इसका एंटीसीडेंट हो गया, ये वाला पोर्शन आपका एंटीसीडेंट हो गया। क्लियर है, यहां पर ये एंटीसीडेंट हो गया। अब देखिए यहां लिखा हुआ यस्टरडे आई सॉ श्याम्स प्रेजेंटेशन, कल मैंने श्याम का प्रेजेंटेशन देखा। हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, जो कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अब बेस्ट फ्रेंड हु किसके लिए आया है, तो कोई भी आदमी कह देगा कि यहाँ पर हु का यूज हुआ है श्याम के लिए हुआ है, श्याम के लिए। तो श्याम इसका क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। ये जो श्याम लिखा हुआ है ये श्याम इसका यहाँ पर आपका एंटीसीडेंट हो गया, ठीक है ना। अब एक बात समझिए, पहले एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन अगर यूज हुआ है सेंटेंस में तो उसका यूज किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए जरूर हुआ होगा, और वही नाउन या प्रोनाउन उसका एंटीसीडेंट होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होता है वही नाउन या प्रोनाउन उसका एंटीसीडेंट होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हमेशा उसके बगल में रहता है। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये हो गया कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये पूरा का पूरा रिलेटिव क्लॉज हो गया।
समझिएगा, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये पूरा का पूरा रिलेटिव क्लॉज हो गया। और ये रिलेटिव क्लॉज किसके बारे में बात कर रहा है? तो इस फर्नीचर के बारे में बात कर रहा है। विच ही हैड बॉट इन चेन्नई, मतलब जिसे उसने चेन्नई में खरीदा था। क्या चीज चेन्नई में खरीदा था? तो फर्नीचर को खरीदा था चेन्नई में। तो ये पूरा का पूरा रिलेटिव प्रोनाउन जो है इस फर्नीचर के बारे में बात कर रहा है। तो फर्नीचर इसका क्या हो गया? एंटीसीडेंट हो गया। तो ये जो रिलेटिव क्लॉज है, ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव क्लॉज को हमेशा एंटीसीडेंट के साथ लिखा जाता है, अलग नहीं लिखा जाता है। रिलेटिव क्लॉज को हमेशा एंटीसीडेंट के साथ लिखा जाता है, यानी कि एंटीसीडेंट को रिलेटिव क्लॉज के बगल में होना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पर एंटीसीडेंट है तो एंटीसीडेंट को हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के बगल में होना चाहिए। बताइए, यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है और बीच में पटना आ गया, क्या इसके बगल में ये है? क्या नहीं है? तो ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। यहां भी देखिए हु लिखा हुआ, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है किसके लिए? श्याम के लिए। तो श्याम को इसके बगल में होना चाहिए। क्या इसके बगल में श्याम है? नहीं है, इसके बगल में क्या है? प्रेजेंटेशन है। तो ये दोनों सेंटेंस आपका क्या हो गया? गलत हो गया। हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि रिलेटिव प्रोनाउन को का जो एंटीसीडेंट होता है, और एंटीसीडेंट कौन होता है? रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट वही नाउन या प्रोनाउन होता है जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के बगल में रहता है। क्लियर है? तो ये दोनों सेंटेंस गलत हो गया। अब इसको सही करने का क्या तरीका है? इसको सही करने का तरीका है कि आप एंटीसीडेंट को रिलेटिव प्रोनाउन के बगल में लिख दीजिए। अब सेंटेंस को हम लोग इस तरह से चेंज कर देंगे कि ये एंटीसीडेंट कहां आ जाए? इसके बगल में आ जाए। तब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ही सेंट टू पटना all his furniture. अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बगल में ऑल हिज फर्नीचर आ गया। अब सेंटेंस हमारा क्या हो गया? सही हो गया। अभी हमारा सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। अब इसको भी देखते हैं, इसको भी सही करने का तरीका है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए इसको हमने ऐसे लिख दिया, यस्टरडे आई सॉ द प्रेजेंटेशन ऑफ श्याम हु इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो अब आपका सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। तो यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने ये सीखा कि रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हमेशा कहां रहना चाहिए? रिलेटिव प्रोनाउन के बगल में रहना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी रिलेटिव क्लॉज लिखा होता है, रिलेटिव क्लॉज को उसके एंटीसीडेंट के साथ ही लिखा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब आगे बढ़िए। ये हमने दो सेंटेंस लिखा है, ठीक है ना? आपको बतलाना है कि ये दोनों सेंटेंस सही है या गलत है। जल्दी से देखिए और देखकर बतलाइए कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये सेंटेंस सही है या गलत है। जल्दी से देखकर बतलाइए। तो इसको देखिए और देखकर बतलाइए तो समझिए। ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है ही सेंट हिज फ्रेंड अ गिफ्ट दैट लिव्स इन जयपुर। अब देखिए ये जो दैट लिव्स इन जयपुर, ये जो दैट लिखा हुआ, ये दैट आपका यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये पूरा का पूरा रिलेटिव क्लॉज हो गया। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपका रिलेटिव क्लॉज हो गया, ठीक है ना? अब हमको ये सोचना है कि ये जो रिलेटिव क्लॉज है ये किसके बारे में बात कर रहा है? कि दैट लिव्स इन जयपुर, जो कि जयपुर में रहता है, ठीक है ना? अब कौन रहता है जयपुर में? ये किसके बारे में बात कर रहा है? फ्रेंड के बारे में बात कर रहा है। ये आपका क्या है? फ्रेंड है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी बात की जा रही है किसके लिए? फ्रेंड के लिए। तो फ्रेंड इसका क्या हो गया? एंटीसीडेंट हो गया। ये फ्रेंड जो लिखा हुआ हिज फ्रेंड ये लिखा हुआ है, ये इसका एंटीसीडेंट हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये इसका एंटीसीडेंट हो गया, ठीक है ना? और अभी आपको बतलाए थे कि रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहां रहता है? उसके बगल में,
ठीक है ना। क्या उसके बगल में है? नहीं है। उसके बगल में नहीं है तो ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसको सही करने का तरीका है, क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, he sent a gift to his friend that lives in Jaipur. अब आपका सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है ना। इसको देखिए, आई बॉट अ टेबल, आई बॉट अ टेबल, I bought a table from an old man which had 4 well carved legs, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो विच लिखा हुआ, ये विच आपका यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसका कोई ना कोई एक एंटीसीडेंट होगा, ठीक है ना। और एंटीसीडेंट कौन सा नाउन या प्रोनाउन होगा? जिसके लिए विच का यूज किया गया है। तो ये विच का यूज, विच हैड 4 वेल कार्ड लेग, जिसके पास 4 वेल कार्ड लेग थे, लेग्स थे। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो ये टेबल के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब टेबल इसका क्या हो गया? एंटीसीडेंट हो गया। इसका मतलब ये जो टेबल लिखा हुआ, ये टेबल इसका क्या हो गया? ये आपका एंटीसीडेंट हो गया। और अगर ये एंटीसीडेंट है तो एंटीसीडेंट को कहां रहना चाहिए? इसके बगल में रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके बगल में तो मैन लिखा हुआ है, क्या मैन इसका एंटीसीडेंट है? नहीं है। तो ये सेंटेंस गलत हो गया। अब इसको सही करने का तरीका क्या है? इसको सही करने का तरीका है, इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे समझिए। देखिए हमने लिखा आई बॉट फ्रॉम एन ओल्ड मैन अ टेबल विच हैड 4 वेल कार्व्ड लेग्स। तो अब देखिए विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बगल में यहां पर क्या आ गया? टेबल आ गया। तो अब ये आपका सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। लेकिन मजे की बात है कि ये अभी भी गलत है। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस आपका अभी भी क्या है? गलत है। क्यों गलत है? अब समझिएगा। ये क्यों गलत है उसको समझते हैं। देखिए कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं, कोई भी जब सेंटेंस लिखते हैं तो पहले आपका यहां पर सब्जेक्ट होता है। कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद आपका यहां पर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? अब एक बात समझिएगा, अगर कहीं पर वर्ब लिखा हुआ है, अगर कहीं पर वर्ब लिखा हुआ और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई एडवर्ब नहीं लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पर वर्ब लिखा हुआ है और उसके बाद यहां पर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो इस दोनों के बीच में कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये आपका गलत हो जाता है। वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं होता है। क्लियर है? अब एक बात समझिएगा, एक बात आप यहां पर देखिए, देखिए यहां पर ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट है और ये वाला पोर्शन आपका वर्ब है, ये वाला पोर्शन आपका वर्ब है, ठीक है। अगर ये वर्ब है तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? ये आदमी खरीदा, खरीदा क्या खरीदा? टेबल खरीदा। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आपका कौन है? टेबल है। और दोनों के बीच में देखिए आपका यहां पर ये क्या लिखा हुआ है? एक दूसरा वर्ड लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में किसी भी दूसरे वर्ड का यूज नहीं होता है। तो ये वाला पोर्शन वर्ब है और ये जो टेबल लिखा हुआ है उस वर्ब का आपका क्या है? ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो देखिए वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में ये वाला वर्ड लिखा हुआ, तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। कभी भी वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज नहीं होता है। तो यहां पर देखिए ये लिखा हुआ, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये सेंटेंस अभी भी गलत है। ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये सेंटेंस आपका अभी भी गलत है। तो इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको हम इस वर्ब के पहले लिख देंगे। इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, आई
अब आपका सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। देखिए, आई फ्रॉम एन ओल्ड मैन बॉट अ टेबल विच हैड 4 वेल कार्व्ड लेग्स। तो ये आपका अब सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा कि अगर कहीं पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन है तो कोई ना कोई एंटीसीडेंट होगा, यानी कि कोई ना कोई ऐसा नाउन या प्रोनाउन होगा जो कि उसका एंटीसीडेंट होगा। और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहाँ लिखा जाता है, उसके ठीक बगल में लिखा जाता है। एक सेंटेंस और देखिए, ये वाला सेंटेंस आपको देखकर बतलाना है कि फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। जल्दी से इसको देखिए और देखकर बताइए कि इसमें से कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है। ये 4 सेंटेंस है, चारों में से एक ही सेंटेंस सही है, और वो कौन सा सेंटेंस सही है आपको ये बतला देना है। जल्दी से हमको बतला दीजिए तो इस चारों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है। 3 गलत है। एक बार देखिए, 5 सेकंड का समय है और देखकर बताइए कौन सा सेंटेंस सही है। देख लिया आपने। अब देखिए, यहां पर देखिए, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है। तो अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है तो इसका कोई ना कोई एंटीसीडेंट होगा, यानी कि इस रिलेटिव प्रोनाउन का क्रम्स का मतलब होता है रोटी का टुकड़ा। ये जो क्रम्स लिखा हुआ इसका अर्थ होता है रोटी का टुकड़ा। तो देखिए, ये रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है कि आई शॉट द वर्ड विथ अ गन व्हिच वाज ईटिंग क्रम्स। कह रहा है कि मैंने बंदूक से एक पक्षी को क्या किया, गोली मार दिया, जो कि वही पक्षी जो कि रोटी का टुकड़ा खा रहा था। तो ये व्हिच लिखा हुआ है। अब ये व्हिच किसके लिए आ रहा है, तो बर्ड के लिए आ रहा है। ये व्हिच वाज ईटिंग क्रम्स, जो कि क्रम्स खा रहा था, मतलब कौन खा रहा था, तो बर्ड खा रहा था। तो इसका एंटीसीडेंट देखिए, ये बर्ड लिखा हुआ, ये एंटीसीडेंट आपका यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। तो बताइए, ये एंटीसीडेंट उसके बगल में है, नहीं है, बगल में नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां भी देखिए ये व्हिच लिखा हुआ है, ये व्हिच आपका यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है तो इसका ये किसके लिए आया है, तो बर्ड के लिए आया है। तो बर्ड इसका क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। तो देखिए, इसके बगल में लिखा हुआ है, इसके बगल में लिखा हुआ है। लेकिन एक बात और समझिएगा, एक बात और समझिएगा, कहीं भी अगर कोई प्रीपोजिशन लिखा होता है, अगर कहीं भी कोई प्रीपोजिशन लिखा होता है तो प्रीपोजिशन कभी भी बिना ऑब्जेक्ट का नहीं आता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ ही रहेगा, और ये दोनों मिलकर, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट, ये दोनों मिलकर आपस में या तो एडजेक्टिव का काम करता है या नहीं तो एडवर्ब का काम करता है। ये दोनों आपस में मिलकर या तो एडजेक्टिव बन जाता है या नहीं तो एडवर्ब बन जाता है। वो डिपेंड करता है सेंटेंस पर, सेंटेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये विथ अ गन लिखा हुआ है, ये आपका यहां पर ये प्रीपोजिशन है, ये आपका प्रीपोजिशन है और ये गन इसका ऑब्जेक्ट है। अब हमको ये देखना है कि ये दोनों आपस में मिलकर किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट, ये दोनों आपस में मिलकर एडजेक्टिव का काम कर रहा है या एडवर्ब का काम कर रहा है। तो देखिए, ये दोनों मिलकर आपका एडवर्ब का काम कर रहा है। हाउ का रिप्लाई है, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ठीक है ना। उसने पक्षी को मारा, कैसे मारा, गन से मारा। तो ये आपका हाउ का रिप्लाई है, ये आपका एडवर्ब है। और अगर ये एडवर्ब है तो किसी न किसी वर्ब के बारे में बात करेगा। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये एडवर्ब है, इस वर्ब का एडवर्ब है। ये वाला जो वर्ब है इसके लिए उसका यूज किया गया है। और याद रखिएगा, वर्ब का एडवर्ब, हमें एडवर्ब जो होता है हमेशा एडवर्ब जिस वर्ड को क्वालिफाई करता है उसके साथ में रहता है। तो अगर हम इसको यहाँ पर लिखा हुआ रहने दें तो ये इसको क्वालिफाई करने लगेगा, इस नाउन को क्वालिफाई करने लगेगा। तो ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि ये आया है किसके लिए आया है, शॉर्ट के लिए आया है। तो इसको कहां होना चाहिए, शॉर्ट के साथ होना चाहिए, जो कि नहीं लिखा हुआ। तो ये भी सेंटेंस आपका गलत है। अब यहां आइए, यहां पर देखिए, यहां पर व्हिच लिखा हुआ है, ये व्हिच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये बिल्कुल सही बात है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये इसका क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया, बर्ड इसका एंटीसीडेंट हो गया, बिल्कुल सही बात है। ये बर्ड इसका आपका हो गया एंटीसीडेंट हो गया। अब देखिए, ये वाला पोर्शन देखिए, आपका सब्जेक्ट है, शॉर्ट आपका वर्ब है, और शॉर्ट वर्ब है तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, बर्ड है। ध्यान दीजिएगा, ये जो शॉर्ट लिखा हुआ है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बर्ड है। किसको शॉर्ट किया, किसको गोली मारा, तो बर्ड को। अब देखिए, इस वर्ब और इस ऑब्जेक्ट के बीच में यहां पर एक एडवर्ब का यूज हो गया है, इस एडवर्ब का यूज हो गया है अभी भी। और अभी बतलाए थे कि वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं किया जाता है। तो ये सेंटेंस भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये वाला सेंटेंस सही है। देखिए, इस एडवर्ब को हम कहां ले आए, शुरू में ले आए। तो आपका सेंटेंस एक ही सही है, और वो कौन सा है, ये वाला सही है।
एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, एक बार फिर से समझिए। देखिए अभी आपको बताया कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसका एंटीसीडेंट बर्ड है, तो बर्ड को उसके बगल में होना चाहिए, जो कि नहीं है, ये गलत हो गया। ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट ये है, उसके एंटीसीडेंट इसके बगल में तो है ही, लेकिन यहाँ पर ये देखिए एडवर्ब है, तो एडवर्ब को उस वर्ड के नजदीक रखा जाता है जिसको ये क्वालिफाई करता है। तो ये क्वालिफाई कर रहा है किसको? इस शॉर्ट को कर रहा है, तो इसको कहाँ होना चाहिए? उसी के अगल बगल में होना चाहिए, जो कि नहीं है, ये गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आपका बर्ड है। तो अभी आपको बतलाए थे वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं होता, यहाँ पर एडवर्ब का यूज कर दिया है, गलत हो गया। तो इस एडवर्ब को उठाकर कहाँ कर देंगे? शुरू में कर देंगे। तो अब आपका सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। ये चौथा सेंटेंस आपका सही है। इसको देखिए, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, पूछा हुआ है। ये आपके सीजीएल का क्वेश्चन है और ये आपके बैंक का क्वेश्चन है, बैंक पीओ का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सीजीएल का है। जल्दी से दोनों को देखिए और देखकर बताइए तो कहाँ गलती है। दोनों सेंटेंस को देखिए और जल्दी से देखकर बताइए तो कहाँ गलती है। पहले पहला वाला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस को देखिए और देखकर बताइए कहाँ गलती है। उम्मीद है आपने देख लिया होगा। अब आइए देखते हैं, समझिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर हु लिखा हुआ, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वाला पोर्शन जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसका कोई ना कोई एक एंटीसीडेंट होगा ही होगा, ठीक है ना। अब हमको देखना है कि ये किसके लिए आया है, हु का यूज किसके लिए आया है, यानी कि हु इज गोइंग अब्रॉड कहा जा रहा है, जो विदेश जा रहा है, मतलब कौन विदेश जा रहा है, ये हु किसके लिए आ रहा है? ये हु आ रहा है किसके लिए? नेबर्स के लिए आ रहा है, नेबर्स के लिए। तो इसका एंटीसीडेंट कौन है? हाउस तो हो ही नहीं सकता है, हु का एंटीसीडेंट हाउस तो हो ही नहीं सकता। हु के बगल में हाउस लिखा हुआ, तो हु का यूज हमेशा पर्सन के लिए किया जाता है, लेकिन हाउस आपका थिंग है, तो हु का यूज हाउस के लिए तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है। इसका एंटीसीडेंट कौन है? नेवर्स लिखा हुआ है, तो इसका एंटीसीडेंट नेवर्स है, तो ये सेंटेंस आपका क्या है? गलत है। अब इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको सही करने के लिए ऐसे करेंगे। अब आपका सेंटेंस सही हो गया। वन ऑफ माई नेबर्स हु आर गोइंग अब्रॉड विल सेल हिज हाउस। अब यहाँ पर इज के बदले आर हो जाएगा, क्योंकि एंटीसीडेंट देखिए आपका प्लूरल है। अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा। अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया। इसको देखकर बताइए, पीओ का क्वेश्चन है, इसको देखकर बताइए तो कहाँ गलती है। तो देखिए आप देख लिए होंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ व्हिच, ये जो व्हिच लिखा हुआ है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि राजेश वॉज एक्सपेक्टिंग अ टेलीग्राम फ्रॉम हिज अंकल। राजेश अपने अंकल से एक टेलीग्राम की उम्मीद कर रहा था, विच वुड इन्फॉर्म हिम वेदर ही रीच्ड देयर और नॉट, जो कि उसे इन्फॉर्म करेगा कि वो वहां पहुंचे या नहीं। तो ये जो व्हिच आ रहा है, ये व्हिच किसके लिए आ रहा है? टेलीग्राम के लिए आ रहा है। तो टेलीग्राम को इसके बगल में रहना चाहिए, क्या इसके बगल में है? नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत है। तो एरर किस पार्ट में है? बी पार्ट में है। तो इसको सही करने का तरीका है कि ये जो टेलीग्राम लिखा हुआ है, ये जो टेलीग्राम लिखा हुआ है, ये पोर्शन ही गलत है। ये फ्रॉम हिज अंकल कहाँ होना चाहिए? इधर होना चाहिए। तो एरर किस पार्ट में है? ये एरर आपका बी पार्ट में है। टेलीग्राम को यहाँ पर होना चाहिए, तो जो कि वहां पर नहीं लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर है? तो यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने ये सीखा कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए जरूर होता है, और वही नाउन या प्रोनाउन उसका एंटीसीडेंट होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हमेशा उसके बगल में रहता है। यानी कि रिलेटिव क्लॉज जो लिखा जाता है, वो रिलेटिव क्लॉज जो लिखा जाता है वो एंटीसीडेंट के साथ ही लिखा जाता है, एंटीसीडेंट को छोड़कर नहीं लिखा जाता है। एंटीसीडेंट होगा, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और उसके बाद पूरा का पूरा क्लॉज होगा। ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग देखते पढ़ते हैं यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम लोग कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहले ही बतलाए थे कि हु का यूज जो होता है, ध्यान दीजिएगा, आपको शुरू में बतलाए थे कि हु कहीं भी अगर कहीं पर हु लिखा होता है, हु, तो इसका यूज जब भी होता है तो सब्जेक्ट के रूप में होता है। हु का यूज जब भी होता है तो सब्जेक्ट के रूप में होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद आपको बतलाए थे कि अगर कहीं पर हुम लिखा होता है, अगर कहीं पर हुम लिखा होता है तो हुम का यूज जब भी होता है तो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। हुम का यूज जब भी होता है तो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो आज हम लोग केवल हु और हुम के बारे में पढ़ेंगे और बाकी सारे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ दो ही रिलेटिव प्रोनाउन के यूज के बारे में पढ़ेंगे कि कहां पर हमको हु का यूज करना चाहिए और कहां पर हमको हुम का यूज करना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर है। अब आइए देखिए, समझिएगा, एक चीज समझिए, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट है, हु आपका सब्जेक्ट है, तो सब कोई भी सब्जेक्ट तभी सब्जेक्ट होता है जब उसके साथ बिना बिना वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज की जरूरत होती है। अब एक बात और समझिए, देखिए हमने यहां पर, देखिए अभी आपको क्या बतलाया, अभी हमने आपको बतलाया कि हु का यूज पर्सन के लिए होता है और हुम का यूज भी पर्सन के लिए ही होता है, दोनों का यूज पर्सन के लिए होता है। लेकिन हु आपका सब्जेक्ट होता है लेकिन हुम आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब यहां पर आइए, देखिए एक क्वेश्चन देखिए, करेक्ट, द पर्सन व्हिच वाज रिकमेंडेड फॉर द पोस्ट डिड नॉट फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। अब देखिए यहां पर व्हिच लिखा हुआ है और ये व्हिच आ रहा है किसके लिए आ रहा है, पर्सन के लिए आ रहा है। और पर्सन आपका क्या होता है, सजीव होता है, लिविंग बीइंग होता है, और लिविंग बीइंग के लिए व्हिच का यूज नहीं होगा। ये जो व्हिच लिखा हुआ ये गलत हो गया, व्हिच की जगह यहां क्या कर दीजिए, हु कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो गया, क्लियर। अब यहां आइए, लिखा हुआ अशोक इज अमंग द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड विच डिड नॉट फॉलो। अब देखिए विच आ रहा है किसके लिए आ रहा है, अशोक के लिए आ रहा है, पीपल के लिए आ रहा है, तो विच का प्रयोग यहां नहीं होगा, विच के स्थान पर यहां क्या कर दीजिए, हु का यूज कर दीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, हु का यूज हमेशा पर्सन के लिए होता है और हुम का यूज पर्सन के लिए, हु और हुम दोनों का यूज पर्सन के लिए होता है, लेकिन हु आपका सब्जेक्ट होता है और हुम आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब यहां ये दो सेंटेंस हमने लिखा है, ठीक है ना। एग्जाम में आपको क्या करेगा, देखिए एग्जाम में क्या करता है कि जहां हु होना चाहिए वहां आपको हुम कर देगा और जहां हुम होना चाहिए वहां आपको हु करके क्वेश्चन दे देता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर हमको सब्जेक्ट की जरूरत है तब वहां हु का यूज करेंगे और अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है तब वहां हम लोग हुम का यूज करेंगे, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब एक बात और समझिएगा, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन अब शुरू में आपको बतलाए थे कि अगर कहीं भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, अगर कहीं पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन चाहे हु लिखा हो, आपका हुम लिखा हो, विच लिखा हो या दैट लिखा हो, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन लिखा होता है तो जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा दो काम करता है। ये आपको शुरू में ही बतलाए थे कि एक काम करेगा कि जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो सबका सब आपका कंजंक्शन होता है, और दूसरा क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो आपका या तो सब्जेक्ट होता है या नहीं तो ऑब्जेक्ट होता है। फिर से समझिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन होता है और रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, दोनों में से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से एक होना, ये दोनों काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, सारा का सारा रिलेटिव प्रोनाउन ये दोनों काम करता है, एक काम कंजंक्शन का करेगा ही करेगा और दूसरा काम वो या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है वो कभी भी पहले वाले क्लॉज के लिए नहीं, हमेशा बाद वाले क्लॉज के लिए, यानी कि ये कंजंक्शन है, हमेशा बाद वाले क्लॉज के लिए वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा। इधर वाले क्लॉज के लिए कभी भी पहले वाले क्लॉज के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी भी पहले वाले क्लॉज के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, हमेशा बाद वाले क्लॉज के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब एक बात और समझिएगा, अब हमको सिर्फ ये पता लगा लेना है कि यहाँ पर ये जो हुम लिखा हुआ है, ये हुम आपका सही है या नहीं है। ये जो हु लिखा हुआ है, ये हु आपका सही है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए,
ये वाला पोर्शन देखिए हेल्प लिखा हुआ है, यहाँ पर ये हेल्प्ड आपका वर्ब लिखा हुआ है, और ये जो देम लिखा हुआ है ये देम आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो हमको यहाँ पर जरूरत किस चीज की है, सब्जेक्ट की जरूरत है। इस वर्ब का हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर देखिए हुम लिखा हुआ है, ये हुम आपका क्या हो गया, ये गलत हो गया। इस हुम को हटाइए, हुम के स्थान पर यहाँ पर क्या लिख दीजिए, हु लिख दीजिए। अब यहां पर देखिए ये जो दे लिखा हुआ ये दे देखिए आपका यहां पर ये दे आपका यहां पर सब्जेक्ट है। ये जो रिक्वेस्ट लिखा हुआ ये रिक्वेस्ट आपका यहां पर ऑब्जेक्ट है। अब इस रिक्वेस्ट वर्ब का हमको ऑब्जेक्ट चाहिए। रिक्वेस्ट आपका ट्रांजिटिव वर्ब होती है और इसके लिए हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। और ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहां पर देखिए हु लिखा हुआ है, ये हु आपका यहां पर ये क्या हो गया, ये हु गलत हो गया। हु के स्थान पर आप क्या कर दीजिए, हुम कर दीजिए। सेंटेंस आपका सही हो गया। अब आपका सेंटेंस सही हो गया। तो याद रखिएगा अगर कहीं भी हमको सब्जेक्ट की जरूरत होगी तब वहां हम लोग हु का यूज करेंगे, और अगर कहीं पर हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तब वहां पर हम लोग हुम का यूज करेंगे। बस आप ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ, इसको एक बार देखिए और आपको सिर्फ ये बतलाना है कि ये जो ब्लैंक है इस ब्लैंक में हु का यूज होगा या हुम का यूज होगा। जल्दी से 5 सेकंड का समय है, जल्दी से देखिए और देखकर बताइए तो इस ब्लैंक में ये जो ब्लैंक है यहां पर हु का यूज होगा या हुम का यूज होगा, सिर्फ ये बतला दीजिए। जल्दी से देखकर बताइए तो, इसको देखिए और देखकर बतलाइए जल्दी से। देख लिया आपने? अब देखिए, अब एक बात समझिएगा। देखिए आपको शुरू से बतलाते आ रहे हैं कि अगर कहीं पर कोई प्रीपोजिशन लिखा होता है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट का यूज होता है। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो अब सोचिए अगर कहीं पर कोई प्रीपोजिशन लिखा हुआ है और प्रीपोजिशन के बाद हमको 2 ऑप्शन दिया गया कि यहां पर हम लोग हु लिखे या अब यहां पर हम लोग हुम लिखे, बताइए दोनों में से क्या लिखेंगे। तो प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो यहां पर आप हु का यूज नहीं कर सकते हैं, प्रीपोजिशन के बाद आप हु नहीं लिख सकते हैं। जब भी लिखेगा तो क्या लिखेगा, हुम लिखेगा। तो देखिए ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद यहां पर आपका क्या आ जाएगा, हुम आ जाएगा। इसमें देखिए एक बात समझिएगा, देखिए ये वाला पोर्शन देखिए सब्जेक्ट है, द बॉय लिखा हुआ है, ये वाला आपका सब्जेक्ट है। और इसका वर्ब देखिए द बॉय इज माय फ्रेंड, ये वाला पोर्शन देखिए ये वाला वो सब्जेक्ट है और ये वाला पोर्शन देखिए आपका यहां पर प्रेडिकेट लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन। तो देखिए ये और ये मिलकर पूरा का पूरा एक सेंटेंस बन जा रहा है, द बॉय इज माय फ्रेंड। तो ये और ये मिलकर पूरा का पूरा एक सेंटेंस बन गया। अब देखिए यहां पर ये वाला पोर्शन देखिए यहां पर ये वर्ब लिखा हुआ है। अगर ये वर्ब है तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां है, सब्जेक्ट आपका क्या है, मिसिंग है। तो अगर सब्जेक्ट मिसिंग है तो यहां पर हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। ठीक है? अब यहां देखिए ये पूरा का पूरा देखिए एक पोर्शन, ये पूरा का पूरा आप गौर कीजिएगा तो ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, यहां से लेकर के यहां तक एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। ही इज द मैन ये लिखा हुआ है। अब देखिए आई थिंक लिखा हुआ है, ये भी आपका यहां पर एक सब्जेक्ट और वर्ब लिखा हुआ है, सब्जेक्ट और वर्ब यहां पर आपका क्या है, लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर हैज कमिटेड, ये वाला पोर्शन देखिए ये आपका यहां पर वर्ब है और ये वाला पोर्शन देखिए ये पोर्शन आपका यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, गायब है। तो हमको यहां पर क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो अगर सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट आपका क्या होगा, हु हो जाएगा। He is the man who I think has committed the mistake। अब यहां आइए देखिए they thought, अब देखिए ये आपका सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट they thought to यहां से ये वाला देखिए they thought to be a gentleman, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस है। और यहां देखिए द मैन इज अ रोग, रोग मतलब होता है बदमाश, द मैन इज अ रोग। और ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसका वर्ब यहां पर ये लिखा हुआ है। तो 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। तो बीच में हमको क्या चाहिए, अब सब्जेक्ट की जरूरत तो है ही नहीं। अगर हम यहां हु कर देंगे तो हु
सब्जेक्ट कभी भी वर्ब के बिना नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहाँ पर हु लिखिएगा फिर उसके लिए एक वर्ब देना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, ऑब्जेक्ट कर दीजिए, हुम कर दीजिए। इस थॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर ये हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के हैं। जल्दी से देखिए तो पहला वाला क्वेश्चन जल्दी से देखिए और देखकर बताइए तो कहां गलती है। जल्दी से इसको देखिए और देखकर बताइए। जल्दी से आपके पास वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके आप देखिए और बताइए कहां गलती है। जल्दी से देखिए, देख लिया आपने? अब देखिए लिखा हुआ हेयर कम्स कपिल देव। तो देखिए ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक एक सेंटेंस है, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन कपिल देव सब्जेक्ट है, कपिल देव सब्जेक्ट है, कम्स इसका वर्ब है, देश से ये सब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट का वर्ब यहां पर लिखा हुआ है। इंडिया हैव एवर प्रोड्यूस्ड, इंडिया हैव एवर हैड। तो देखिए ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। ये वाला जो यहां से यहां तक लिखा हुआ है, ये पोर्शन यहां से यहां तक एक सेंटेंस है, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। इंडिया सब्जेक्ट है, उसके लिए यहां पर वर्ब आ गया, ठीक है। अब ये जो इज लिखा हुआ, ये वर्ब लिखा हुआ, इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां है? इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां है? तो इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब हमको यहां पर हुम नहीं चाहिए, यहां पर हमको हुम के बदले क्या चाहिए? हु चाहिए। और इस वर्ब का सब्जेक्ट, ये जो वर्ब लिखा हुआ, इस वर्ब का ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। यहां देखिए द गेस्ट whom we were talking about। तो देखिए ये वाला पोर्शन देखिए आपका सब्जेक्ट है, और ये वाला पोर्शन देखिए एक वर्ब है। तो इस सब्जेक्ट का ये वर्ब लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर ये गेस्ट जो लिखा हुआ ये सब्जेक्ट है, ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना। द गेस्ट आर माई ब्रदर इन लॉ। तो ये जो सब्जेक्ट है इसका वर्ब देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है, इस सब्जेक्ट का वर्ब यहां पर लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये जो सब्जेक्ट है इसका वर्ब यहां पर लिखा हुआ है। अब एक वर्ब आपका यहां पर ये भी तो लिखा हुआ है, इस वर्ब का हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, इस वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए। तो अगर सब्जेक्ट चाहिए तो यहां हुम नहीं हो कि यहां भी आपका क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा। अब यहां देखिए ये वाला देखिए पोर्शन, एक पोर्शन आपका यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है। यहां पर देखिए ये वाला पोर्शन सब्जेक्ट है और ये वाला पोर्शन आपका वर्ब है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब ये वाला पोर्शन सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट का वर्ब देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, इस सब्जेक्ट का वर्ब यहां है और इस सब्जेक्ट का वर्ब यहां है। सारा सब्जेक्ट अपने अपने वर्ब के साथ आया हुआ है। तो यहां पर हमको अब क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट की ही जरूरत है, और ऑब्जेक्ट यहां पर लिखा हुआ है। तो ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ये क्या है? सही है। यहाँ इसमें कहीं कोई गलती नहीं थी। यहां देखिए यू सी देयर, ये वाला पोर्शन देखिए, यू आपका यहां पर सब्जेक्ट है और सी आपका यहां पर क्या है? वर्ब है। अब देखिए द बॉय भी आपका यहां पर सब्जेक्ट है, ये वाला द बॉय आपका यहां पर सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट का वर्ब देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इस सब्जेक्ट का वर्ब यहां पर लिखा हुआ है। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। तो ये जो सब्जेक्ट हु सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसका वर्ब कहां है? कहीं पर अब कोई वर्ब बचा क्या? नहीं बचा। तो यहां पर हमको सब्जेक्ट की नहीं ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। यहां देखिए सी इज द टीचर। अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस देखिए एक सेंटेंस है, सी इज द टीचर, ये कंप्लीट सेंटेंस है, यानी कि ये सब्जेक्ट और ये वर्ब है। अब यहां पर देखिए आई वाला, आई आपका यहां पर सब्जेक्ट है, नो आपका यहां पर वर्ब है, ठीक है। अब हैज देखिए फिर से यहां पर वर्ब लिखा हुआ, हैज हेल्प्ड, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला वर्ब अगर है तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कहीं पर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब हमको यहां सब्जेक्ट चाहिए, हुम नहीं हो कि यहां पर आपका क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने ये सीखा कि अगर हमको कोई वर्ब अकेला है, अगर कोई वर्ब अकेला है उसके साथ सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है तब वहां हु लिख दीजिए, और अगर सब्जेक्ट और वर्ब कंप्लीट पेयर में है तब वहां हुम का प्रयोग कर दीजिए। वहां पर हमको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जब हमको सब्जेक्ट की जरूरत होगी तब वहां पर हम लोग हु का यूज करेंगे, और अगर हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तब वहां पर हम लोग हुम का यूज करेंगे। तो आज भर हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं हु और हुम के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन अभी, और रिलेटिव प्रोनाउन कम से कम 4-5 क्लास चलता है, कम से कम 5, अभी भी 3-4 क्लास और बचा हुआ है, 2 क्लास हो चुका है रिलेटिव प्रोनाउन।
अभी भी आपका कम से कम 3 से 4 क्लास अभी रिलेटिव प्रोनाउन का बचा हुआ, कम से कम 4 क्लास अभी रिलेटिव प्रोनाउन का और बचा हुआ है। तो विश्वास दिलाते हैं, आप सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन का क्लास, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ से आप क्लास कर लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा गारंटी के साथ। तो आज भर हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले दिन हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का तीसरा पार्ट देखेंगे, और तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।